हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके बुक रेन एंड मार्टिन से। दिस इज चैप्टर नंबर 4। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक, आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। So in the very first class, we have discussed the sentence, that what is the sentence and how can we make the sentence। बहुत सारे वर्ड्स मिला के आप एक सेंटेंस बनाते हो और सेंटेंस वो होता है जब उसका मीनिंगफुल कुछ सेंस निकले। फिर हमने डिस्कस किया है सेंटेंस के क्या पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपको बताया था। उसके बाद हमने थर्ड टॉपिक पढ़ा है द फ्रेज एंड द क्लॉज। जिन्होंने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं एक बार जरूर वो देख लें, क्योंकि अगर आप आधी आधी क्लास करेंगे, बीच में आपने नहीं ज्वाइन किया, तो फिर आपको आगे के चैप्टर समझने में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज ये सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं। वन बाय वन चीजें समझाई गई हैं, एक एक चीजें आएंगी और आपको क्लियर होंगी। और यदि आप अचानक से रैंडम कोई टॉपिक उठा लेंगे और फिर आप पढ़ने लगेंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं। एंड अगर देखा जाए तो ग्रामर एंड वोकैब ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा ही ट्रेंडिंग में है। और ग्रामर अब बहुत बेसिक नहीं पूछी जाती है और आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है और मार्क्स भी आप सिक्योर नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप ब्रेंडन मार्टिन लीजिए, जिन्होंने नहीं ली है। उसके अलावा जिनका बेसिक क्लियर नहीं है वो एक्सीलेंट बुक ले सकते हैं। एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर की बुक है, 12th की आप ले सकते हैं या 10th स्टैंडर्ड की। तो आप जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। तो हम रेनन मार्टिन के अलावा एक्सीलेंट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, बट इसके पहले कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद। अदरवाइज आपके बहुत माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि कौन सी बुक पढ़े कौन सी ना पढ़े। तो वन बाय वन मैं जो भी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स हैं, जैसे कि बख्शी की बुक है वो भी बहुत अच्छी है, तो मैं उसे भी डिस्कस करूंगी, बट ये मेरी प्लानिंग है आगे के लिए। ओके, तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे वर्ड्स जिनके अलग अलग फंक्शन है, उनके आधार पे उनको कैटेगराइज किया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो शायद आपकी इंग्लिश ग्रामर ही नहीं होगी, शायद आपकी इंग्लिश ही नहीं होगी, नॉट इंग्लिश ग्रामर बट आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं होगी, क्योंकि इन सभी वर्ड्स को मिला के हम एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सभी लोग पेन एंड पेपर लेके रेडी हो जाइए, बुक आपके पास होनी चाहिए और आप एकदम अलर्ट कंसंट्रेटेड मोड पे होने चाहिए। अब दूसरे काम में बिल्कुल ध्यान नहीं, ठीक है। तो पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस नॉट क्लॉजेस, क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब जो वर्ड्स हम पढ़ते हैं, कोई भी वर्ड, सपोज दैट सिटी, ओके, मैंगो, काइंडनेस, कोई भी वर्ड अगर हम पढ़ते हैं तो इनको हम इनके डिफरेंट काइंड्स, इनके अलग अलग प्रकार और इनके अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग हम इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, क्योंकि हर एक वर्ड का काम अलग होता है, हर एक वर्ड की कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है, उसकी क्लास अलग होती है। तो हम उसके यूज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर यूज, हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, मतलब कि वो वर्ड जो भी फंक्शन करता है, जो भी वर्क करता है एक सेंटेंस पे, उसके अकॉर्डिंग। तो अगर देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं टोटल? 8। बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और हालांकि वो सिंपल क्वेश्चन है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, यूजुअली लोग नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रिवर्स है। वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये 8 टाइप्स हैं जो आपके बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने में। तो आज हम शॉर्ट में सभी को देखेंगे कि क्या होते हैं, क्योंकि फिर आपके आगे के चैप्टर्स लेंदी हैं, सभी टॉपिक्स को डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल बहुत नहीं बताऊंगी, शॉर्ट में बताऊंगी कि क्या क्या होते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। A noun is a word used as the name of a person, place or thing. अगर आपने noun की definition पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा a noun is the place, noun is a naming word and it is the name of a person, place, animal or thing. Usually हम सब ने बचपन से यही definition पढ़ी है, but because मैं रेनन मार्टिन को डिस्कस कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग एनिमल वर्ड उसमें नहीं दिया है, ठीक है। तो आप इसे कंसीडर करिएगा, बट मैंने एग्जाम्पल जरूर ऐड किया है। तो पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब आप सोचेंगे कि फीलिंग्स वो भी तो है, वो तो आई नहीं यहाँ पे। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे नोट देख लीजिए,
ठीक है। थिंग्स का मतलब क्या होता है? ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट और टच और स्मेल। 5 सेंसेस से हम जो भी चीज को परसीव करते हैं, चाहे हम उसे देखते हैं, चाहे हम सुनते हैं, चाहे हम टेस्ट करते हैं या हम टच करते हैं, उसके अलावा अगर हम स्मेल भी करते हैं, तो ये 5 सेंसेस से हम जो भी चीज परसीव करेंगे वो थिंग कहलाएगी। और दूसरी चीज कि कभी कभी समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, वो भी चीज, कोई ऐसी चीज जिसके बारे में हम सोच सकते हैं बट वी कैन नॉट परसीव बाय सेंसेस। तो दो चीज यहाँ पे आ गई कि वो चीज जिसे हम सेंसेस से परसीव कर सकते हैं और दूसरी चीज जिसे हम सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते हैं। ये दोनों चीज आपकी आएगी थिंग में। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कोई एक पर्सन नहीं है कि आप फिजिकली उसे देख सकते हैं, बट आप किसी चीजों के माध्यम से उसे महसूस कर सकते हैं। राइट। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है? ये आप आप इसको सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं कर सकते, बट आप महसूस कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर क्या है? नाम है। किंग आपकी कॉमन नाउन हो जाएगी। ठीक है। अकबर आपकी प्रॉपर नाउन हो जाएगी। तो अगर आप नाउन को क्लासिफाई करें तो कई तरीके से कैटेगराइज हो सकती हैं। ठीक है। तो नाउन को जब आप 5 टाइप्स पढ़ेंगे मेजर, तो आपको पता चलेगा। ठीक है। तो उसमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये मेन है। उसके अलावा अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये 5 टाइप्स आप बेसिकली पढ़ते हैं। बट अगर उन्हें फर्दर डिवीजन करें उनका, तो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये दो मेजर आपके नाउन आते हैं। ओके। उसके अलावा कॉन्क्रीट नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी दो मेजर डिवीजन होते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे। कोलकाता इज ऑन द हुगली। कोलकाता क्या है? शहर का नाम। हुगली रिवर, तो ये प्रॉपर नाउन हो गए। प्रॉपर नाउन क्या होंगे? जब भी कोई पार्टिकुलर नाम आए। ठीक है। किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी रिवर, बुक, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, कोई मॉन्यूमेंट का नाम हो सकता है, कोई बिल्डिंग जिसका एक पार्टिकुलर नाम है, कोई स्ट्रीट, ये सब आपकी प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। और कॉमन नाउन बताता है एक क्लास को। ठीक है। क्लास इन द सेंस एक कैटेगरी को। For example, boy, girl, king, all these things, right? The rose smells sweet. तो यहाँ पे रोज क्या हो गया? थिंग, थिंग है। ओके। तो इसे हम बोलेंगे नाउन। नेक्स्ट देखिए, द सन शाइन्स ब्राइट। तो शन, ये क्या है? नेमिंग वर्ड है। तो ये भी क्या हो गया? नाउन। यूजुअली अगर आप देखें तो सिंप्लीफाई करके नाउन वो हर एक चीज है जिसका एक नाम है। नेमिंग, नेमिंग वर्ड जो है वो आपके कहलाएंगे नाउन। राइट। द कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। तो कैमल, शिप, डेजर्ट, ये तीनों आपके क्या हो गया? नाउन। हिज करेज वन हिम ऑनर। करेज, अभी मैंने आपको बताया, आप कुछ चीजों को अपनी सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं बट परसीव नहीं कर सकते, हम उन्हें भी नाउन में कैटेगराइज करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। राइट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओके। तो ये कुछ नाउन के एग्जांपल्स थे एंड आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हैं। हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे नाउन के चैप्टर में, तो जहां पे हम जेंडर या जो भी कैटेगरी है उस सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है। प्रोनाउन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोनाउन क्या होती है? मैंने एडजेक्टिव पहले नहीं किया रेन मार्टिन के अकॉर्डिंग, पहले मैंने प्रोनाउन किया है ताकि आप उसे कनेक्ट कर सकें। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। अगर आप इसे, इस वर्ड को ब्रेक करें, प्रोनाउन, प्रो मीन्स बिफोर, सॉरी नॉट बिफोर, इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ। ठीक है। तो वो वर्ड जिसे हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसकी क्यों जरूरत है? इसकी जरूरत है क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम एक पार्टिकुलर नाउन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे लिखा है जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो यहाँ पे ही किसके लिए आया है? जॉन के लिए आया है। अगर हम बार बार ऐसे लिखते कि जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सेंटेंस ऑकवर्ड लग जाता। तो प्रोनाउन क्यों यूज किया जाता है? ताकि हम नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड कर सकें। राइट। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम प्रोनाउन का यूज देखते हैं, और स्पेशली जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं तो वहां पे आपको प्रोनाउन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है।
आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ पे लगना चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इस चीज का आइडिया लगेगा। ओके, तो देखते हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। एक प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसे हम नाउन की जगह यूज करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया है, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। बुक्स वहां है जहां आपने उन्हें रखा था। तो ये आपकी क्या हो गया, वेयर जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दे हेल्प वन एन अदर, दे तो आपका सिंपल पर्सनल प्रोनाउन हो गया। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, वेयर, हु, विच, ये सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। वन एन अदर, ईच अदर, ये क्या होंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उन्होंने एक दूसरे की मदद करी, ये मदद की, ये आपका क्या है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है। तो वन एंड अदर रेसिप्रोकल नाउन है। ठीक है, द रेड बैग इज हर्स, रेड बैग उसका है, हर्स। तो हर्स क्या है आपका, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, हर बैग और हर्स, इसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो जब हम एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, जब नाउन के पहले आप यूज करते हैं कोई भी वर्ड उससे कनेक्टेड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। तो अगर आप देखें तो बैग नाउन है और हर क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब भी आप ऐसा कोई नाउन देखें जिसके पहले कोई वर्ड अटैच हो तो उसे यूजुअली हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी वर्ड आपको अटैच नहीं दिख रहा है। दूसरा चीज, हर्स जो है वो किसी गर्ल के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आप क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये सारे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हो जाते हैं आपके लिए कि कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज कर रहा है। तो इसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट देखते हैं, दैट वाज एन इंटरेस्टिंग मूवी। ये क्या है आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आप किसी चीज को इंगित करते हैं, रेफर करते हैं, तो वह एक इंटरेस्टिंग मूवी थी। ओके, एवरीवन एंजॉयड द ट्रिप। तो एवरीवन मतलब क्या हो गया, सब ने एंजॉय करी ट्रिप। तो ये भी आपका एक प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया। विच ड्रेस डू यू लाइक, आप कौन सी ड्रेस पसंद करते हो। तो यहाँ पे विच जो है ये आपका क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। वैसे आई थिंक यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक करी है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये जो है विच ड्रेस, ड्रेस के तुरंत पहले विच लगा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। इसे, इस सेंटेंस को आप कट कर लीजिए, आप नया लिखिए। ठीक है, प्लीज नया एक सेंटेंस लिखिए। विच ऑफ these dresses is yours, ये आप लिखिए। ठीक है, तो अब ये which जो है ये किसके लिए आ गया, ड्रेसेस के लिए आ गया। तो अब ये आपका सही सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसे आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आप लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, आई टॉट माई सेल्फ टू स्विम। माई सेल्फ किसे रेफर कर रहा है, आई को। तो ये आपका क्या होगा, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये कुछ अलग अलग प्रोनाउन थे जिसके मैंने एक एग्जाम्पल ऐड करने की कोशिश करी है। एंड आई होप कि आपको ये क्लियर है। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं ताकि नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड किया जा सके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स दैट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, इट इज यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पे कई बार एक वर्ड आता है मॉडिफाई। ठीक है, तो ये आप याद रखें, मॉडिफाई करते हैं, थोड़े से मीनिंग में चेंजेस करते हैं। तो एडजेक्टिव, जैसे कि अगर आप देखें यूजुअली आपको एडजेक्टिव के साथ तुरंत बाद नाउन दिखेगी। ये एक पहचान होती है, जैसे आप सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे। सही जगह पे सही एडजेक्टिव का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। और प्रोनाउन और एडजेक्टिव में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो आप दोनों टॉपिक को पैरेलल पढ़िएगा। ओके, जैसे देखते हैं, ही इज अ ब्रेव बॉय। तो ब्रेव किसके बारे में बता रहा है, क्या किसकी मीनिंग ऐड कर रहा है, बॉय के लिए, कि वो कैसा बॉय है, ब्रेव बॉय है। ठीक है, देर आर 20 बॉयज इन द बुक। तो 20 क्या है आपका हो गया, एडजेक्टिव। बॉयज क्या है, नाउन। ठीक है, नंबर्स बता रहा है कि कितने बच्चे हैं, 20 बॉयज हैं। द टॉल ट्री स्वेड इन द विंड। जो टॉल ट्री है वो स्वे करने लगा, किसमें, विंड में, हवा में
जो बड़ा सा ट्री था वो स्वे करने लगा, मूव करने लगा। तो ट्री आपकी नाउन है, लेकिन ये जो टॉल वर्ड है ये किसके बारे में कुछ बता रहा है? इस नाउन के बारे में। तो ये जितने भी वर्ड हैं आपके, ब्रेव, 20, टॉल एंड नेक्स्ट रेड, आई बॉट अ रेड ड्रेस, ये सब कुछ ना कुछ आगे वाले जो भी नाउन है इनके साथ इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं या इसकी मीनिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये सभी एडजेक्टिव कहलाते हैं। हिंदी में आप इसे पढ़ते हैं विशेषण, राइट? हिंदी में आप विशेषण पढ़ते हैं। संज्ञा नाउन हो गई, प्रोनाउन सर्वनाम एंड एडजेक्टिव विशेषण, राइट? तो ही इज अ ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर लड़का है। देर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास, क्लास में 20 बॉयज हैं, ठीक है। एंड बाकी मैंने आपको मीनिंग समझा दिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट देखते हैं वर्ब। वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं सभी बच्चों को बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है, जैसे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। ये जो मेन आपके जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। तो ये कुछ मेजर डिवीजन है वर्ब्स के अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। जैसे मैंने नाउन का आपको बताया था, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, ओके। तो इसी तरह वर्ब में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम वन बाय वन कवर करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखे हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक वर्ड होता है, यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। ये इसको यूज किया जाता है किस लिए? किसी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए या स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए, कि किस स्टेट में कोई चीज है, ठीक है। तो आप देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स आपकी जेनरल मार्टिन से हैं, और एग्जाम्पल्स कुछ कम थे तो मैंने कुछ अलग से भी ऐड किए हैं, तो आप अपने नोट्स में उसे जरूर ऐड कर लें। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन, गर्ल ने एक लेटर लिखा, किसे लिखा? अपने कजिन को। तो रोड आपकी क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, ठीक है। इसे एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। कोलकाता इज अ बिग सिटी, कोलकाता एक बड़ी सिटी है, तो इस क्या हो गई आपकी? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे बिग अभी मैंने आपको बताया था, सिटी के पहले बिग आया है, मतलब ये एडजेक्टिव है, राइट? आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, तो दो चीजों के अकॉर्डिंग आर लगा है। तो जब आप टेंस पढ़ेंगे वर्ब में तो आपको पता चलेगा कि किसके साथ कौन सी वर्ब लगाई जाती है। अप्रोप्रिएट वर्ब आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक अबाउट माई गोल्स ऑफन, मैं सोचता हूँ, मैं अक्सर अपने गोल्स के बारे में सोचता हूँ। ऑफन अक्सर, ठीक है। तो थिंक आपकी क्या हो गई यहाँ पे? वर्ब। द बर्ड फ्लाइज, चिड़िया उड़ती है। अब देखिए इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, केवल मेन वर्ब होती है, तब हम उसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जब भी किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ये बहुत मेजर पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। ही ब्रोक द ग्लास, अब उसने उसने तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया? ग्लास। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। आई हैव बॉट अ सूटकेस, मैंने खरीदा है, क्या खरीदा है? एक सूटकेस। अब देखिए बाय होता है, बाय का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? बॉट। थर्ड फॉर्म क्या होगा? बॉट। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके की वर्ब होती हैं। एक होती है जिसमें ईडी लगता है जब आप सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं, और कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसमें हम ईडी ना लगा के कुछ और चेंजेस करते हैं, तो उन्हें हम इर्रेगुलर वर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये इर्रेगुलर वर्ब का एग्जांपल है, आई हेल्प्ड हिम। अब देखिए ये हेल्प आपने लिखा, उसके बाद हेल्प, एंड थर्ड भी क्या हो जाएगा? हेल्प। तो जब भी ईडी लगता है किसी भी वर्ब के सेकेंड या थर्ड फॉर्म में, उसे हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं। जिसमें नहीं लगता, जिसमें कुछ चेंजेस होते हैं, उसे हम इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। तो मैंने कल उसकी मदद करी, या मैंने उसकी कल मदद की, ये एक एग्जाम्पल है आपके वर्ब का। तो आई होप कि आपको कुछ आपके क्लियर है, एंड आई रियली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, if you have any kind of doubt you can tell me through comment section, or you can join our telegram group for pdfs or any material that you want. You can ask for it and I will definitely try my best to provide you. Okay, next देखते हैं adverb। adverb क्या होता है? An adverb is a word used to add something to the meaning of verb, an adjective or another adverb। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार आपको सेंटेंसेस फॉर्म में
ऑप्शन चूज करने के लिए दिए जाते हैं, या कई बार आपसे सब्जेक्टिव आंसर में डेफिनेशन लिखने को आती है, तो अगर आपको पता ही नहीं तो आप लिखेंगे कैसे? तो एक एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो ऐड करता है, किस किस में ऐड करता है? एक वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड करता है। जैसे देखते हैं, ही वर्क द सम क्विकली, उसने सम को तुरंत कर लिया। क्विकली आपका क्या हो गया? एडवर्ब। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटिफुल, दिस फ्लावर, यह फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल है, ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, तो ये क्या हो गया? करेक्टली, क्वाइट, ये दोनों ही आपके एडवर्ब हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि या तो ये वर्ब की मीनिंग में कुछ मॉडिफिकेशन करता है, या एडजेक्टिव की, ये आपका वर्ब का एग्जाम्पल हो गया, ये आपका एडजेक्टिव का एग्जाम्पल हो गया, या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में भी कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ चेंजेस या कुछ एडिशन करते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हर टाइप के, वर्ब के, एडजेक्टिव के एंड एडवर्ब के। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, प्रेपोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है ना? क्योंकि आप देखते हो प्रेपोजिशन कभी कहीं किसी चीज के लिए यूज हो रही है और सेम प्रेपोजिशन कहीं किसी के लिए यूज हो रही है। इसके अलावा एक टॉपिक है जो प्रेपोजिशन से रिलेटेड है, वो है फ्रेजल वर्ब्स। बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि याद करना मुश्किल, और बड़ी मुश्किल से याद हो, आपका रिवीजन नहीं हो, तो फिर आप भूल जाते हो, है ना? तो प्रेपोजिशन आपको कैसे आप मास्टर हो, देखिए आपके मन में सवाल आता है कि प्रेपोजिशन में कैसे मास्टर हो, इसकी गलतियां कैसे सुधारे। तो देखिए, कोई भी चीज के लिए मेरे पास तो देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अब जब भी आप ग्रामर वगैरह पढ़े या कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको चीजों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, प्रैक्टिस करना है, तो जिससे आपके अंदर परफेक्शन आए। तो मैं आपको सलाह दूंगी, जो भी एक्सरसाइजेज आपको मिलती हैं बुक्स में या उसके अलावा जो प्रैक्टिस आपकी बुक्स है, उसमें आप प्रेपोजिशन को जरूर लगाइए, जिससे डेली डेली प्रैक्टिस के माध्यम से आपको चीजें आने लगी और कंफ्यूजन दूर हो सके। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। अ preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else। मतलब इसे हम किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं, किस लिए? ये दिखाने के लिए कि वो पर्सन या थिंग जिसे हम नाउन या प्रोनाउन के माध्यम से हमने डिनोट किया है, वो किसी और के रिलेशन में कैसे स्टैंड करते हैं। देखते हैं, जैसे देयर इज अ काउ, ये काउ है, सिर्फ पूरा सेंटेंस है, लेकिन हमने यहाँ पे एक फ्रेज जोड़ दिया, इन द गार्डन। इन द गार्डन, तो अभी काउ के लिए तो आया इन द गार्डन, तो ये जो इन द गार्डन, ये इन जो वर्ड आया प्रेपोजिशन, ये किसे कनेक्ट कर रहा है? काउ को कनेक्ट कर रहा है गार्डन से, राइट? नेक्स्ट है द गर्ल इज फॉन्ड। फॉन्ड, फॉन्ड किससे कनेक्टेड है? म्यूजिक से। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने ऑफ का यूज किया है। जैसे आई एम प्राउड ऑफ यू, तो प्राउड किस पे है? तुम पे है। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए, दोनों वर्ड को कनेक्ट करने के लिए हमें एक प्रेपोजिशन की जरूरत है। A fair little girl sat under a tree। ठीक है, तो ये sat आपकी क्या है? वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लेकिन अंडर क्या है? अंडर आपका हो गया प्रेपोजिशन। एक लड़की बैठ गई, नीचे बैठ गई, कहाँ बैठ गई? अंडर अ ट्री। तो ये sat और ट्री, ये दोनों कनेक्ट करने के लिए हमें अंडर वर्ड की जरूरत है, जो कि प्रेपोजिशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके अलावा जो मेजर या आप कह सकते हैं जो कॉमन प्रेपोजिशन है जिसे हम यूज करते हैं, इसमें इन आ जाता है, ऑन टू, ठीक है, एट, ये सारे प्रेपोजिशन आपके यूज किए जाते हैं। जैसे जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हो, उसके लिए हम ऑन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द डस्टर इज ऑन द टेबल। ऑन ऊपर रखी हुई है। जब कोई चीज किसी के अंदर हो, फॉर एग्जाम्पल वी आर इन द क्लास, हम क्लास में हैं, तो हम क्लास में हैं तो क्लास के अंदर है ना, उसके ऊपर तो नहीं बैठेंगे, है ना? तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। उसके अलावा एक और है इनटू। इनटू कब यूज करते हैं? जब कोई चीज मूव हो रही हो, मूविंग पोजीशन में हो, तब हम इनटू यूज करते हैं। जैसे द डॉग जम्प्ड इनटू द रिवर। इनटू क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि ये मूवमेंट में है। ओके, आई पुट, आई एम पुटिंग द बुक, या आई एम कीपिंग द बुक ऑन टू द टेबल। तो ऑन टू द टेबल
हो जाता है जब हम मूवमेंट में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं जो आपको याद रखनी है। प्रेपोजिशन को भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, आप कनेक्टेड रहिए, हम सब वन बाय वन करेंगे। ठीक है, टॉपिक्स सारे कवर कर लेंगे। देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन के टाइप्स आपको पता होने चाहिए। कंजंक्शन बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन आपको कंफ्यूजन होता है जब आप इसके जो भी कैटेगरी है उसे आप पढ़ते नहीं है या एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ते हैं। तो मेजरली अगर हम देखें तो 4 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या डेफिनेशन है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स सेंटेंसेस। ठीक है, या तो ये वर्ड ज्वाइन करता है या तो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। तो आपको याद रखना है सिर्फ वर्ड्स ज्वाइन नहीं होंगे, सेंटेंसेस भी ज्वाइन होंगे। तो जब लेंथी सेंटेंस बनाना होता है आपको, तो आप कंजंक्शन का यूज करते हैं, जिसमें हम 2 टाइप्स पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इन्हें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, राम एंड हरी। तो ये 2 लोग हैं, इसलिए हमने एंड यूज किया। ठीक है, टू एंड टू, ये 2 लोग हैं, 2 चीजें, नॉट 2 लोग। 2 वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए हमने एंड का यूज किया है। आई रैन फास्ट बट आई मिस द ट्रेन। तो ये क्या बट क्यों यूज हुआ है? कंट्रास्ट दिखाने के लिए। ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई विल नॉट गो इन द पार्टी। मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। सो क्या हो गया आपका? रीजन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स थे। आपको डेफिनेशन याद रखनी है, आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। कोई सडन फीलिंग आपको आती है तो उसे इंटरजेक्शन बताता है। आपको कैसे पहचानना है इंटरजेक्शन? जब भी किसी सेंटेंस में आपको वाव, आउच, ऊप्स, या, ये, फी, एल्लास, ये सारे वर्ड्स आपको या तो कॉमा या तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ दिखे, मतलब देयर इज द यूज ऑफ इंटरजेक्शन, राइट? एग्जाम्पल्स देखते हैं। हुर्रे, वी हैव वन द मैच। ब्रावो, यू हैव डन वेरी वेल। अल्लाह, शी इज डेड। ओह, आई हैव लॉस्ट माई वॉच। ठीक है, ऊप्स, आई ड्रॉप्ड माई कीज। तो ये क्या हो गया? देखिए मैंने बताया था या तो कॉमा लगा होगा या तो एक्सक्लेमेशन मार्क। जरूरी नहीं है आपको हर जगह एक्सक्लेमेशन मार्क दिखे। तो ये कुछ इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल थे। ये आपकी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका हमने यूज कहाँ देखा था? जब हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था, तो आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़े थे, वहां पे हमने इसका यूज देखा था, राइट? आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे चीजों को। तो अब देखते हैं आगे टॉपिक्स। कुछ देखिए, कुछ और भी कुछ हम कह सकते हैं मॉडर्न ग्रामर की यदि बात की जाए, तो एक टॉपिक है जिससे कई बार लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड करते हैं अलग से, कि 9 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। बट कुछ का कहना है, जो पहले की जो ग्रामर की बुक्स आप देखें, ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करें, तो वहां पे डेटरमाइनर कोई अलग टॉपिक नहीं है। तो ये दोनों पक्षों को जानना आपको जरूरी है कि यदि आप रैनर मार्टिन वाइज देखें या आप ट्रेडिशनल ग्रामर में देखें, तो आपको डेटरमाइनर एक अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं दिखेगा, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में आपको अलग दिखेगा। तो डेटरमाइनर क्या होते हैं? डिटरमाइनर वो वर्ड होते हैं जो नाउन की मीनिंग को डिसाइड करते हैं। ठीक है, या डिटरमाइन करते हैं, लिमिट करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो मेजर डिविजन्स होता है इनका, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्वांटिफायर। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स बताते हैं, या आप कह सकते हैं क्वांटिटी बताते हैं, नॉट नंबर्स, क्वांटिटी बताते हैं। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल होते हैं, वो क्या होते हैं? नंबर्स बताते हैं या ऑर्डर्स बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर, ये सारे आपके डिटरमाइनर्स के एग्जाम्पल हैं। यूजुअली अगर आप देखें तो ट्रेडिशनल ग्रामर में आप इनको एडजेक्टिव में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो डिटरमाइनर्स जैसे आर्टिकल मैंने आपको बताया, तो ए एंड दी आर्टिकल हो गया। दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपका क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव। एवरी, ईच, सम, एनी, ये आपका क्या हो गया? हेलो, ओके। एवरी, ईच, ये आपका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, माई, हिज, ये क्या हो गया? ये पॉजेसिव। वन, टू, अभी मैंने आपको बताया, वन, टू, ये कार्डिनल नंबर हो गया। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर क्या होता है।
कार्डिनल होगा 1 2 और ऑर्डिनल क्या होगा, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये क्या होंगे आपके ऑर्डिनल नंबर। तो इसे आप नोट कर लीजिए। विच डिटरमाइन द लिमिट, डिटरमाइन करते हैं या लिमिट करते हैं द मीनिंग ऑफ द नाउन्स दैट फॉलो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया डिटरमाइनर्स का काम होता है नाउन की मीनिंग को लिमिट करना या डिटरमाइन करना। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसे हम डिटरमाइनर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग क्लास लूंगी डिटरमाइनर्स की, जो आपके रेन एंड मार्टिन में तो नहीं अलग टॉपिक्स दिया है, लेकिन मैं इसके लिए एक अलग सेशन लूंगी। तो आई होप कि उसमें आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। In this book, as in many traditional grammars, all determiners except a and the are classed among adjectives. तो अगर आप ट्रेडिशनल ग्रामर में देखें तो ए एंड द को आर्टिकल्स में आप देखेंगे। एक अलग टॉपिक है आर्टिकल्स, कैसे यूज करें, आर्टिकल्स में क्या मिस्टेक होती है यूज करते वक्त, और क्या रूल्स हैं, ये आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। अदरवाइज बाकी टॉपिक्स को आप इसमें पढ़ेंगे, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एडजेक्टिव्स में पढ़ेंगे, राइट। अगर हम वर्ड्स को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंसेस, इट इज क्लियर दैट वी कैन नॉट से टू विच पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड बिलोंग अनलेस वी सी इट इन अ सेंटेंस। कैसे, मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ड्स को हमने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, उनके वर्क के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप किसी वर्ड को ऐसे ही देख ले, सपोज दैट आफ्टर, ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि ये किस कैटेगरी का वर्ड है। क्यों? क्योंकि एक ही वर्ड के कई सारे काम हैं, कई सारे फंक्शन हैं, और वो अलग अलग सेंटेंस में कई बार अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का रोल अदा करता है। तो कई बार इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये वर्ड क्या है, कौन सी क्लास में आ रहा है, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। तो हमें उनके यूजेस देखने होंगे, जो भी यूजेस हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उसे कैटेगराइज करेंगे। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, दे अराइव्ड सून आफ्टर। ये क्या है आपका, आफ्टर एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, ओके, नॉट नाउन को बट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। दे अराइव्ड आफ्टर अस, दे अराइव्ड आफ्टर अस। अब देखिए आफ्टर यहाँ पे क्या है, ये अस वर्ड जो है यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो कनेक्टिंग के लिए मैंने आपको बताया है प्रेपोजिशन का भी यूज किया जाता है, ठीक है। नाउन एंड प्रोनाउन के साथ हम यूजुअली प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कनेक्शन का काम कर रहा है, तो प्रेपोजिशन हो गया। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। जब दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं कोई भी वर्ड, हम उन्हें बोलते हैं कंजंक्शन। दे अराइव्ड एक अलग सेंटेंस है और वी हैड लेफ्ट एक अलग सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का। तो इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल्स हैं इनके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि सेम ही वर्ड अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम कह सकते हैं यूज किए जा सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आपकी एक एक्सरसाइज है जो आप सॉल्व करेंगे, तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन जो भी हुआ है अभी तक वो नहीं होगा और आपको चीजें क्लियर होंगी। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं, रेन एंड मार्टिन में इसी के रिगार्डिंग एक चैप्टर ही दिया हुआ है जिससे मैं अलग से डिस्कस करूंगी, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स जो सेम वर्ड है अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आपके एग्जाम से क्वेश्चन, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है वहां से, उस टॉपिक से या जो उस चैप्टर उससे, तो उसे मैं जरूर कवर करूंगी, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज देखते हैं। दिस इज एक्सरसाइज टाइम एंड आई वुड लाइक टू सी कि आप में से कितने लोग आंसर सही कर पा रहे हैं। तो आप अपने आंसर चेक करते जाइएगा। यहाँ पे नेम, नेम द, आपको करना क्या है, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड वर्ड। कुछ वर्ड्स हैं हर सेंटेंस में जो इटैलिसाइज्ड है, लाइक इस तरह से है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिविंग इन ईच केस योर रीजन फॉर द क्लासिफिकेशन। और हर सेंटेंस में जब आप क्लासिफाई करें तो आपको रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। पहला सेंटेंस देखते हैं, स्टिल वाटर्स रन्स डीप। ये क्या है, नाउन है। स्टिल वाटर स्टिल वाटर्स रन डीप, ये तो वाटर्स क्या है, नाउन है। वाटर यहाँ पे पानी पीने वाला नहीं वाटर है, मतलब ये वाटर सोर्स की बात हो रहा है, जैसे नदी, ठीक है। अगर देखा जाए सेंटेंस की मीनिंग तो लिटरल मीनिंग आप निकालेंगे तो नहीं निकलेगी। स्टिल का मतलब हम कह सकते हैं जो शांत होता है, जो शांत होता है। वाटर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो जो व्यक्ति शांत होता है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं टैलेंटेड होता है, या बहुत सारी उसकी नेचुरल एबिलिटीज है जो छिपी हुई होती हैं, है ना। इसका मतलब लिटरली मीनिंग ये है।
तो अब देखिए यहाँ पे जो स्टिल है वो किससे मॉडिफाई कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है वाटर्स को, ये क्वालिटी बता रहा है, तो कहीं ना कहीं इसे मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ही स्टिल लिव्स, देखिए सेम वर्ड यूज हुआ है बट लिव के साथ, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करे, वो अब भी उस घर में रहता है, तो स्टिल मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ये स्टिल वर्ड ये बता रहा है कि वो कितने लंबे समय से वहां रह रहा है, ठीक है, रहता है मतलब, ठीक है। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, ये भी एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है कि हर एक स्टॉर्मी सिचुएशन के बाद या हर एक विपत्ति के बाद शांति का माहौल आता है या शांति आती है, मतलब दुख के बाद सुख आता है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे थर्ड जो है, आफ्टर द स्टॉर्म कम द नाउन, यहाँ पे यप तो यहाँ पे हमने देखा द अप ट्रेन इज लेट, नेक्स्ट वर्ड है इट वेट्स अबाउट अ पॉन्ड, वेट्स अबाउट अ पॉन्ड। तो ये अबाउट जो वर्ड है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वेट को, दिस इज वर्ब, तो ये आपका हो गया एडवर्ब, ओके। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, अबाउट टोल्ड एंड बैटल वर्ड के बीच कनेक्शन का काम कर रहा है, इसलिए दिस वर्ड इज अ प्रेपोजिशन, ओके। आई होप कि आपको क्लियर है कि कैसे हो रहा है ये।